जय हिंद। तो आज क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का 2 वीडियो और अपलोड हो चुका है, जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 था, और ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो किस रूप में होना चाहिए, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जिसे 6 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q+r, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी संख्या को, माना कि कोई संख्या a है, जिसे हम 6 से भाग देंगे तो भागफल q और शेषफल r आता है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हम 6 ही क्यों लेंगे। तो 6 इसलिए लेंगे, जब आपको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा तो q का गुणांक जो भी होगा उस अंक को आपको भाजक के रूप में लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो भी संख्या, अगर माना कि यहाँ 5 हो तो यहाँ 5 ही लेना होगा। यदि यहाँ 3 रहेगा तो भाजक के रूप में आपको 3 लेना है। यहाँ 6 था इसलिए हमने भाजक के रूप में क्या लिया है, 6 लिया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन के माध्यम से कि यदि a को हम b से भाग लगाते हैं तो भागफल q और शेषफल r आता है, जहाँ r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और q से छोटा होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि r का मान जो होगा वो यहाँ के संख्या मतलब कि b से हमेशा छोटा होगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि r का मान जो है 6 से छोटा, यानी कि 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5। ये सब में से कोई भी संख्या जो है वो भाजक के रूप में मतलब कि b के रूप में b के जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आगे अब कि r का मान जो है क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5, इस सभी में से कोई भी संख्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 तो a का मान क्या होगा, मतलब कि यहाँ r के जगह हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a का मान 6q+0 या 6q। और फिर यदि r बराबर 1 रखेंगे तो a का मान क्या होगा, 6q+1। फिर इसी तरह यदि r का मान 2 रखते हैं तो a का मान क्या होगा, 6q+2। और यदि r का मान 3 रखते हैं तो a का मान होगा 6q+3।
और r का मान यदि 4 रखते हैं तो a बराबर होगा 6q प्लस 4। यदि r का मान 5 होगा तो a जो होगा वो 6q प्लस 5 होगा। मतलब कि r का जो मान होगा वो हमेशा इसमें b से छोटा होगा, यानी कि b के जगह पर जो भी मान हो, यहाँ b के जगह पर 6 है, इसलिए 6 से छोटा जितना भी अंक होगा वो सभी r का मान होगा, लेकिन वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें a के बराबर मतलब धनात्मक पूर्णांक के रूप में यहाँ पर कौन कौन संख्या आ गया है? 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो। विषम पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? विषम का अर्थ होता है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये सभी जो है ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य है, इसलिए इसे हम विषम पूर्णांक नहीं कहेंगे, ये सम पूर्णांक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6q को हम 2 से विभाज्य कर सकते हैं, जो कटेगा और आएगा 3q। तो ये जो है ये 6 से क्या हुआ, पूरा पूरा विभाज्य हो गया, इसलिए हम इसे विषम पूर्णांक नहीं कहेंगे। ये कौन सा पूर्णांक है? तो ये सम पूर्णांक है। उसी तरह 6q प्लस 2 जो है ये 2 से विभाज्य। कैसे? यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। तो ये 2 2 क्या हो रहा है? कट रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये भी 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो अगला है यहाँ पर 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 ये भी 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये 3q प्लस 2 बटा 2। अब ये 2 2 क्या है? कैंसिल, मतलब कि ये भी क्या है? 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो यहाँ पर ये तीन संख्या जो है 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 ये सभी जो है ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य है, अर्थात ये सभी क्या है? एक सम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन आ जाएगा? तो विषम पूर्णांक के रूप में आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये जो है ये 2 से विभाज्य नहीं है। कैसे? ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं 6q प्लस 1 इसे हम 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सम संख्या कॉमन में नहीं आ रहा। यहाँ कोई भी सम संख्या कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा। उसी तरह 6q प्लस 3 यहाँ भी कोई भी सम संख्या कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ भी क्या? ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। उसी तरह 6q प्लस 5 यहाँ भी ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, अर्थात यहाँ कोई सम संख्या कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये तीनों संख्या जो क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसलिए ये विषम पूर्णांक हैं। अतः कोई भी अतः कोई भी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से इस क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, जिसे 6 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल आ रहा है, r आ रहा है। तो 6 ही हम यहाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही 6 दे रखा है। यहाँ पर अगर 5 रहेगा तो हमें यहाँ 5 लेना है, अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 लेना है। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से लिख सकते हैं कि a बराबर BQ, मतलब कि जो भाजक होता है उसे हम b की जगह रखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या रखें 6। ठीक, तो 6q+r, जहाँ r क्या होगा कि वो 6 से छोटा सभी संख्या होगा, लेकिन ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसलिए r का मान, संभावित मान क्या क्या हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4 या 5। और अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि r का मान 0, मतलब जो भी r का मान है एक एक करके रखते जाएगा और उसका मान हम यहाँ निकलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन संख्या 2 से विभाज्य है। जो संख्या 2 से विभाज्य है वह सम संख्या कहलाएगा, और बाकी जितना भी बचेगा वह एक विषम संख्या कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मतलब यहाँ क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक सेना का जो समूह है उसमें पूरा 616 सेना है। ठीक है, और इस सेना को कितने स्तंभ बनाना है, मतलब कि कितने ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये एक एक ग्रुप बनाना है, सभी सेना का ग्रुप बनाना है, और प्रत्येक ग्रुप में उसे 32 सदस्य को रखना है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना ग्रुप बनाया जाए इसका। ठीक है, कितना ग्रुप बनाया जाए जो इसका अधिक से अधिक, इस 616 सदस्यों को यदि 32 ग्रुप में रखते हैं तो अधिक से अधिक कितना ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हल के लिए हम क्या करेंगे कि 616 और 32 ये दोनों का HCF निकालेंगे। अब HCF की क्यों निकालेंगे, एलसीएम भी तो निकाल सकते हैं। अब HCF इसलिए निकालेंगे कि यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि अधिक से अधिक संख्या। तो HCF का पूरा नाम क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कभी हमें हाईएस्ट कॉमन की बात किया जाए, किसी भी संख्या से हाईएस्ट कॉमन लेना हो तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम संख्या, मतलब कि अधिक से अधिक कितना लिया जाए। ठीक है, इसलिए इस संख्या को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये प्राप्त करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका भी HCF हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से यदि ए बराबर 616 और बी बराबर 32 हो तो अब यहाँ एक ए बराबर 616 हम क्यों लिए और बी का मान 32 क्यों लिए? कि आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि जो बड़ा संख्या होगा उसे हमें ए मानना है और छोटा संख्या को बी मानना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है कि ए को बी से भाग दिया जाता है, जिसमें कोई भागफल क्यू आता है और शेष फल आर आता है। इसे किस रूप में लिखा जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसलिए इसे हम कैसे लिखेंगे? इसलिए इसे लिखेंगे हम कि 616 बराबर 32 गुना, मतलब कि ए के जगह 616, बी के जगह 32 और क्यू और आर प्राप्त करने के लिए हमें 616 को 32 से भाग लगाना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम 616 को 32 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले लगेगा एक बार में 32। ठीक, तो आ जाएगा 11 से 2 गया 9, इधर बचा 5, 5 से 3 गया 2 और ऊपर से आएगा 6। अब लगेगा 9 बार में, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 तिया 27, 1 28, 288। अब इसे घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, इधर बचा 8, 8 8 खत्म, ये कट जाएगा। तब यहाँ पर क्या हुआ कि ए की जगह क्या आया 616, 616 को ए मानेंगे, 32 को बी मानेंगे और 19 को सी क्यू मानेंगे और आर के जगह पर आ जाएगा 8। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। अब यहाँ आर जो है वो 0 नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि आपने विभाजन एल्गोरिथम में ये पढ़ा था कि यदि आर का मान 0 आ रहा है तो बी जो होगा उसका HCF होगा। ठीक है, यदि आर का मान 0 नहीं आए तो ये प्रोसेस को हम आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तब जो है यहाँ पर आर का जो मान है वो बी बन जाएगा और जो पहले से बी था वो ए की जगह आ जाएगा। ठीक है, और अब लगेगा 4 बार में, 8 चौका 32, ये पूरा पूरा कैंसिल है, मतलब कि इसका शेषफल 0 आ रहा है। इसे हम क्या लिखेंगे कि 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। यहाँ क्या है कि आर का मान 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए HCF 616 और 32 बराबर होगा 8। मतलब इस दोनों संख्या का HCF 8 आ रहा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये सभी तो आप लोग ने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसे समझने में कोई खास दिक्कत तो आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है।